देर में ननद नंदोई आने वाले हैं। खाना बनाने की बजाय बैग उठाकर चल दी। आशा जी अपनी बहू को जाते देखकर कहने लगी। सास की बात सुनकर पूजा ने कहा, मम्मी जी, एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती। आशा जी ने गुस्से में कहा कि किसके लिए बोल रही है, सीधे सीधे खुलकर बोल। पूजा गुस्से में बोली, दूसरी तलवार यानी कि आपकी लाडली, उसको झेलना मेरे बस की बात नहीं है। वह आने वाली है तो मेरा क्या काम। आशा जी ने कहा, तेरा जो काम है वह तुझे पता नहीं है क्या? चुपचाप जाकर खाना बना। यही बात सुनकर पूजा को बहुत जोर से गुस्सा आया और वह अपनी सास को अनसुना करके घर से बाहर चली गई। पूरी कहानी जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बहू, मैंने कितनी बार कहा है कि कपड़े हाथ से धोया कर, हमेशा कपड़ों को मशीन में डाल देती है। अरे थोड़ा जोर अपने हाथों पर भी दिया कर, या फिर सिर जो बिजली के बिल पर देती रहेगी। बिजली के बिल से तो मुझे कोई मतलब ही नहीं है। अपनी सास की बात सुनकर पूजा चुपचाप खड़ी हो गई। पूजा की सास उसको इसी तरह परेशान करती थी। घर में कंजूसी की हद थी। निशा अपनी सास से बहुत परेशान थी क्योंकि उसने कभी अपने घर में इस तरह किसी को करते नहीं देखा था। लेकिन शादी को मात्र 6 महीने हुए थे और अभी वह कुछ कह नहीं पा रही थी। एक दिन पूजा से मिलने उसकी सहेली करुणा उसके घर आई तो आशा जी का बर्ताव देखकर उसने पूजा से कहा, पूजा, हिम्मत है तेरी जो ऐसी सास को झेल रही है। आशा देवी ने यह बात सुन ली और उसकी सहेली की बेइज्जती करने लगी। बेटा, क्या तुम्हारे माँ बाप ने तुमको यही सिखाया है जो तुम मेरी बहू के कान भर रही हो? बहू, यह कैसी सहेली रख रखी है तुमने जो हमारे घर में आकर आग लगाने की कोशिश कर रही है? उस दिन पूजा तो दंग रह गई थी कि ये क्या हो रहा है। उसे पता नहीं था कि उसकी सास ऐसा भी कर सकती है। उसकी सहेली उसके घर से तिल मिलाकर चली गई और बाद में पूजा ने उसकी कई बार फोन किया मगर उसने गुस्से में फोन नहीं उठाया। लेकिन बाद में मैसेज किया, पूजा, मैं तेरे घर कभी नहीं आऊंगी। तेरी सास ने मेरी जिस तरह बेइज्जती की है वह सारी हद पार कर चुकी है। उस दिन पूजा को बहुत अपमान फील हुआ और उसने क्या बात अपने पति विनोद से कही तो विनोद ने कहा, तुम्हारी सहेली की ही गलती है, वह मेरी माँ की बुराई क्यों कर रही थी? पूजा ने गुस्से में कहा, विनोद, तुम्हारी माँ उसके सामने ही मेरे साथ बुरा बर्ताव कर रही थी और मुझे सुनाकर बातें कह रही थी। तभी आशा जी भी वहाँ आ गई। देख ले विनोद, ये कैसी बहू है जो अपनी सहेली पर नहीं मगर तेरी माँ पर उंगली उठा रही है। इसके गाल पर एक थप्पड़ लगा, अभी सही हो जाएगी। माँ की बात सुनते ही विनोद ने अपनी पत्नी को थप्पड़ मार दिया। पूजा तो सन खड़ी रह गई। आज उसको पता चला था कि उसकी सास उसके पति से उसको थप्पड़ भी लगवा सकती है। आशा जी ने विनोद से कहा, बेटा, इसको काबू में रखना बहुत जरूरी है, कहीं सहेलियों की बातों में आकर ये किसी दिन मेरे सिर पर ना चढ़कर बैठ जाए। इसने एक बार भी अपनी सहेली से ये नहीं कहा कि तू गलत कह रही है और मेरी बुराई सुनती रही। विनोद ने कहा कि माँ, आप चिंता मत करो, अब से यह आपके सामने कुछ नहीं बोलेगी। उस दिन से विनोद बार बार पूजा पर हाथ उठाने लगा। एक दिन आशा जी ने खाना खाते ही कहा कि बहू, आज यह क्या सब्जी में नमक का डब्बा पलट दिया है? सब्जी में इतना तेज नमक तुम्हारे परिवार में खाया जाता होगा। अरे, हमें ब्लड प्रेशर के मरीज बनाना है क्या? तब पूजा को इस बात पर बहुत गुस्सा आया और उसने तुरंत सास को जवाब दे दिया, मम्मी जी, मैंने तो नमक हिसाब से ही डाला था मगर शायद आपके ही मुंह का स्वाद खराब हो गया है। आशा जी ने तुरंत अपने बेटे को आवाज देकर कहा, अरे विनोद, देख रहा है इसकी जुबान कैसे चल रही है? मैंने तुझे कहा था कि इसको कंट्रोल करके रखना मगर यह तो आपे से बाहर हो रही है। विनोद अपने कमरे से निकल कर आया और पूजा से गुस्से में बोला, जब तुमने तेज नमक डाला है तो स्वीकार क्यों नहीं कर लेती हो? और माँ से बात करने का यह कौन सा तरीका है? पूजा विनोद को देखकर गुस्से में कहने लगी, मैंने नमक बिल्कुल सही से डाला था लेकिन शायद किसी ने मेरे पीछे से जाकर इसमें दोबारा नमक डाला है। पूजा की बात सुनकर विनोद हैरान रह गया और अपनी माँ की तरफ देखने लगा तो आशा जी ने कहा, विनोद, तू तो मेरी तरफ ऐसे देख रहा है जैसे यह सच बोल रही है और नमक मैंने सब्जी में डाला है। यह कुछ भी इल्जाम तेरी माँ पर लगाएगी तो क्या तू सुन लेगा? विनोद ने देखा कि उसकी माँ की आंखों से आंसू निकलने लगे थे और ये देखकर वह गुस्से से तिल मिला गया और पूजा के गाल पर थप्पड़ मारकर बोला, खबरदार पूजा, जो मेरी माँ पर कोई झूठा इल्जाम लगाया। गाल पर हाथ रखकर खड़ी पूजा की आंखों से आंसू निकलने लगे मगर विनोद को कोई फर्क नहीं पड़ा। आशा जी पीछे से मुस्कुराकर उसको देख रही थी। तब पूजा को समझ में आ गया कि यह उसकी सास नहीं किया है। 2 दिन बाद उसकी ननद शिखा घर में आई जो उसकी शादी के बाद पहली बार आ रही थी। पूजा को अभी तक शिखा के बर्ताव के बारे में कुछ मालूम नहीं था लेकिन वह तो आशा जी से भी 2 कदम आगे निकली। जब शिखा घर आई तो उस दिन विनोद ने कहा, मम्मी, आज शिखा दीदी घर आई हैं तो सब बाहर खाने चलते हैं। पूजा, आज का खाना मत बनाना। यह सुनकर पूजा मन ही मन खुश हो गई कि आज तो चलो रसोई के काम से छुट्टी मिल गई। पूजा अपने कमरे में तैयार हो रही थी और बाकी सब लोग भी तैयार हो रहे थे। जैसे ही पूजा अपने कमरे से तैयार होकर बाहर आई तो शिखा उसको देखती ही रह गई। पूजा बहुत सुंदर लग रही थी, पिंक कलर उसे बहुत खिल रहा था। यह देखकर शिखा बुरी तरह जल गई। उसको आप अपनी ही भाभी से जलन हो रही थी। लेकिन उस वक्त विनोद किसी जरूरी काम से बाहर गया था तो सब बैठकर विनोद का इंतजार करने लगे। जैसे ही विनोद घर आया और सबको चलने के लिए कहा तो उसके खड़े होते ही शिखा उसको देखकर जोर से चिल्लाई, अरे भाभी, ये आपके पल्लू को क्या हो गया? पूजा ने जैसे ही अपने पल्लू पर नजर डाली तो उसकी आंखें भी फटी रह गई क्योंकि उसका पल्लू कटा हुआ था और उसके बीच में से कपड़े का काफी हिस्सा गायब था। उसे अच्छी तरह याद था कि जब वह साड़ी पहन रही थी तो पल्लू बिल्कुल भी कटा हुआ नहीं था। उसने तुरंत विनोद से कहा कि विनोद, यह साड़ी तो बिल्कुल ठीक थी, मुझे पता ही नहीं चला कि ये कब हुआ, लेकिन बीच में से कपड़ा कहाँ चला गया? तो आशा जी ने चिल्लाकर कहा, तू कहना क्या चाहती है महारानी की ये हमने काट दिया? अरे, यह साड़ी तेरी माँ ने भेजी थी, वह सब उसने करके ही भेजा होगा क्योंकि उसे तो हमारी बेइज्जती कराना खूब आता है। शुक्र है शिखा ने देख लिया, वरना कितनी बेइज्जती होती। विनोद ने तुरंत पूजा से कहा, पूजा, तुम्हें ध्यान नहीं है तो किसी पर इल्जाम क्यों लगा रही हो?
पूजा ने किसी पर इल्जाम तो नहीं लगाया। पूजा की आंखों से आंसू निकलने लगे तो शिखा ने कहा, देख भाई, अब आंसू निकल कर तुझ पर जादू चलाने की कोशिश कर रही है। भाभी, तू हमें डांटे यही तो चाहती है। पूजा ने इशारे से कहा कि नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं चाहती। विनोद ने मूड खराब करने की बजाय पूजा से कहा कि तुम जाकर यह कपड़े बदल कर आओ, तब चलेंगे। पूजा भी जल्दी से अपना एक अनारकली सूट पहनकर आ गई। अब शिखा उसको देखकर भी मन ही मन डर रही थी। पूजा का रंग गोरा था और वह पतली काया थी, जिससे वह जो भी पहनती थी वह उस पर अच्छा लगता था। उसकी बड़ी बड़ी आंखें और लंबे घने बालों उसकी सुंदरता में चार चांद लगाते थे और यही शिखा की जलन की वजह बन रहा था। सबके साथ पूजा चली गई, मगर शिखा की जलन कम नहीं हुई। फिर एक दिन पूजा दोपहर के समय अपने कमरे में सो रही थी। सासू माँ ने अचानक आवाज लगाई और कहा कि अरे कुंभकर्ण की बेटी जैसी सो रही है, ये नहीं कि उठकर अपनी ननद को चाय शिकंजी पूछ ले। आशा जी बाहर बैठी बुरी तरह चिल्ला रही थी तो पूजा चुपचाप बिस्तर से उठने लगी तो जमीन पर उसकी नजर गई और वह देखकर चौंक गई। उसकी चोटी के बाल नीचे कटे हुए थे। वह बाल नीचे देखकर उसकी चीख निकल गई और उसने तुरंत अपनी चोटी को पकड़कर देखा तो वह नीचे से किसी ने काट दी थी। यह देखकर तो पूजा को रोना आ गया, क्योंकि वह अपने बालों को बहुत ख्याल रखती थी। फिर उसका ध्यान गया कि यह कटे हुए बाल तो ज्यादा होने चाहिए, यह तो थोड़े से हैं, तो बाकी के बाल कहाँ हैं। पूजा इस चीज से घबरा रही थी कि अगर वह सासू माँ से जाकर कहती है तो सासू माँ उसके सिर पर सवार हो जाएंगी और उसकी ही गलती बताएंगी। उसको लगा कि कोई उस पर जादू टोना तो नहीं कर रहा है, शायद इसीलिए उसके बाल काटे गए हैं। जब विनोद ऑफिस से आया तो उसने ये बात विनोद से कही तो विनोद गुस्से से बोला, पूजा पागल हो गई हो क्या जो ऐसी बात कर रही हो? तुम्हारे बाल भला घर में कोई क्यों काटेगा? मेरे घर के लोगों की सोच ऐसी तो नहीं है। खबरदार किसी के लिए कुछ भी कहा तो। पूजा ये सुनकर चुप रह गई, मगर उसके दिल में उथल पुथल मची हुई थी कि आखिर यह सब किसने किया होगा। 2 दिन बाद शिखा जाने लगी तो सासू माँ ने शिखा के लिए ढेर सारी शॉपिंग की, लेकिन शिखा ने पूजा से कहा, भाभी अगर मुझे कुछ देना ही चाहती हो तो मुझे वह अपना अनारकली सूट दे दो, वह मुझे बहुत अच्छा लगा। पूजा ने क्या सुनकर कहा कि दीदी शायद वह तो आपको नहीं आएगा। यह सुनकर आशा जी आंख निकालकर पूजा से बोली, बहू शर्म नहीं आती क्या? जो नंद मांग रही है वह दे देना चाहिए। छोटे घर से आई है इसलिए तेरा दिल इतना छोटा है। सासू माँ की बात पूजा को बहुत बुरी लगी और उसने तुरंत अपना सूट उठाकर शिखा को दे दिया। वह सूट पूजा को भी बहुत प्यारा था, मगर सासू माँ के गुस्से के कारण उसको सूट देना पड़ा। शिखा के जाने के बाद आशा जी ने कहा कि शिखा के कमरे की सफाई कर दे दो, महीने बाद शिखा फिर से आएगी, क्योंकि रक्षाबंधन होगी। अभी तो गर्मी की छुट्टियों के कारण आ गई थी। पूजा शिखा के कमरे की सफाई करने चली गई। पहली बार वह शिखा के कमरे के अंदर गई थी, क्योंकि सासू माँ उसके कमरे के अंदर किसी को जाने ही नहीं देती थी। जब वह कमरा साफ कर रही थी तो उसने देखा कि अलमारी खुली है, और जब वह अलमारी बंद करने लगी तो कपड़े का एक छोटा सा टुकड़ा अलमारी में से बाहर लटकता देखा, जिसको देखते ही पूजा के होश उड़ गए, क्योंकि वह उसकी साड़ी का टुकड़ा था। उसने तुरंत उस टुकड़े को उठाकर हाथ में लिया और तुरंत अपने कमरे में ले जाकर साड़ी के पल्लू पर रखा। तो उसने निकल गई कि ऐसा करने वाला अपने घर का ही इंसान था। लेकिन सासू माँ ने इस बात पर उसकी कितनी खरी खोटी सुनाई थी, तभी उसके दिमाग में बाल वाली बात भी आ गई और वह अलमारी को पूरी तरह से खंगालने लगी। अलमारी के लॉकर में एक अखबार के लपेटे हुए उसके बाल भी मिल गए। पूजा समझ गई कि यह सब उसकी ननद ने किया था, या तो वह जादू टोना करना चाहती है या फिर उसने जलन के कारण यह सब किया है। शाम के वक्त जब उसने चाय बनाकर अपनी सास के सामने रखी तो सासू माँ का फोन बजने लगा। शिखा की कॉल आ रही थी और उन्हें जैसे ही उठाया तो फोन पर सबसे पहले शिखा ने यही कहा, मम्मी मेरी अलमारी खुली रह गई है, आप जल्दी से जाकर मेरी अलमारी लॉक कर दो। आपने पूजा और उस कमरे में भेजा तो नहीं था ना? आशा जी यह बात सुनकर पूछने लगी कि बेटा ऐसा क्या हो गया, तेरा कुछ कीमती सामान रह गया है क्या? क्योंकि मैं तो पूजा को उसके कमरे में सफाई करने भेजा था। यह सारी बातें पूजा सुन रही थी और वह समझ गई कि यह सब शिखा की नहीं किया है, वरना वह इतने सवाल नहीं करती। पूजा इस बात का पता लगाना चाहती थी, मगर बताने वाला कोई नहीं था। एक बार उसने खुद ही शिखा को फोन किया और कहा, दीदी मुझे मेरी कटी साड़ी का टुकड़ा मिल गया है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कि वह काटा कैसे गया, क्योंकि वह चूहे ने तो नहीं काटा। पूजा की बात सुनकर तो शिखा को पहले तो सांस सूख गया और फिर वह उल्टा पूजा से गुस्से में बात करने लगी। पूजा से बात करने के बाद उसने तुरंत अपनी माँ को फोन किया। पूजा को पता था कि ऐसा ही होगा। वह अपनी सासू माँ के कमरे के बाहर पहुंच गई और कान लगाकर सुनने लगी, मम्मी अभी की अभी मेरा कमरा खोलो और वीडियो कॉल पर मुझे मैं अपनी अलमारी दिखा दो। आशा जी ये सुनकर चौंकी कि शिखा ऐसा क्यों बोल रही है, लेकिन वह फिर भी उठकर शिखा के कमरे तक गई और खोलकर उसको वापस वीडियो कॉल की। शिखा ने जैसे ही अलमारी की तरफ देखा तो अपनी माँ से कहा, मम्मी पूजा ने यह अलमारी खोली तो नहीं थी ना? तब आशा जी ने कहा कि बेटा सच सच बता कि क्या हुआ है, तूने मुझे उस दिन भी इसी तरह बात की थी, आखिर इस कमरे में कुछ था क्या? तब शिखा ने अपनी माँ से वीडियो कॉल पर ही कहा, मम्मी उस दिन जो पूजा की साड़ी कटी हुई थी वह मैंने काटी थी, मैं तो उसको सबक सिखाना चाहती थी, मगर साड़ी का टुकड़ा मेरी अलमारी में रखा था। मुझे डर था कि कहीं पूजा देख न ले। मुझे रक्षाबंधन पर आना है, तब तक आप कभी भी पूजा को मेरे कमरे की चाबी मत देना। तब आशा जी ने कहा, अच्छा हुआ जो तूने इस कर्मचली को ऐसा सबक सिखाया। मैं तो कब से सोच रही थी कि इसके होश ठिकाने लगाऊंगी, मगर मौका ही नहीं मिल रहा था। अपनी सुंदरता पर पता नहीं इसको कितना घमंड है, और विनोद भी बार बार इसके झांसे में आ जाता है। उस दिन इसकी साड़ी कटी देखकर मेरे कलेजे को कितनी ठंडक पहुंची थी मैं बता नहीं सकती। जब शिखा ने देखा कि इस बात पर उसकी माँ भी अपना समर्थन दे रही है और खुश हो रही है, तो शिखा ने कहा, मम्मी मैं तो उस दिन उसकी चोटी भी काट दी थी, मगर मुझे आज तक हैरानी है कि उसने इस बारे में किसी को नहीं बताया। मैंने वह बाल कागज में बांधकर अलमारी में ही रखकर चलती थी ना, अब देखती हूँ कि कैसे अपनी चोटी लहराती है। चुपचाप दरवाजे में से खड़ी देखती पूजा के तो होश उड़ गए। वह इन दोनों की इतनी गिरी हुई सोच पर हैरान थी। उसने मन में सोचा कि मेरे बाल तो वापस लंबे हो जाएंगे, मगर तुम्हारी सोच वहीं की वहीं रहेगी।
इसका मुझे अफसोस है। अगर विनोद ऐसा नहीं होता तो अभी मैं उसके तुम्हारी सच्चाई बता देती, मगर अभी विनोद की आंखों पर पर्दा पड़ा हुआ है। कोई बात नहीं, रक्षाबंधन पर तुम आ रही हो, अब ना तो मेरा मुंह बंद रहेगा और ना तुम्हारी सच्चाई छुपी रहेगी। ऐसे ही 2 महीने का वक्त निकल गया। राखी के 1 हफ्ते पहले ही आशा जी ने घर में कह दिया कि शिखा राखी पर 2 दिन पहले आ जाएगी। पूजा ने अपनी सासू माँ से कहा कि दीदी इतने दिन पहले आ जाएगी तो मैं मायके कब जाऊंगी, मुझे भी तो अपने मायके राखी बांधने जाना है। आशा जी ने गरजकर पूजा से गुस्से में कहा, जब ननद आ रही है तो तुझे जाने की क्या जरूरत है, अपने भाई से कह दे यही आ जाएगा, या फिर विनोद के हाथ राखी घर भिजवा दे। पूजा अपनी ननद के सामने इस बार घर रहना ही नहीं चाहती थी, क्योंकि उसे पता था कि शिखा फिर से कोई ना कोई हरकत जरूर करेगी। वह बार बार घर में मायके जाने की बात कर रही थी और बार बार इस बात पर बहस हो रही थी। जिस दिन शिखा आने वाली थी और विनोद उसको स्टेशन से लेने गया हुआ था, तभी पूजा ने अपना सूटकेस पैक कर लिया और जब लेकर कमरे से बाहर आई तो सासू माँ देखकर कहने लगी, कहाँ जा रही है बहू, कुछ देर में ननद आने वाली है और तू खाना बनाने की बजाय बैग उठाकर चल दी। आशा जी जैसे ही बोली तो पूजा ने कहा, मम्मी जी एक म्यान में 2 तलवार नहीं रह सकती। आशा जी ने गुस्से में कहा कि किसके लिए बोल रही है, सीधे सीधे खुलकर बोल। पूजा गुस्से में बोली, दूसरी तलवार यानी कि आपकी बेटी, उसको झेलना मेरे बस की बात नहीं है। वह आने वाली है तो मेरा क्या काम, उसको तो पता नहीं मेरी किन किन चीजों से जलन होती है। आशा जी ने कहा, अरे जलन उसको नहीं, जलन तो तुझे मेरी बेटी से होती है, इसीलिए तू सब काम छोड़कर मायके जा रही है, चुपचाप जाकर खाना बना। ये बात सुनकर पूजा को बहुत जोर से गुस्सा आया और वह अपनी सास को अनसुना करके घर से बाहर चली गई। लेकिन बाहर निकलते ही उसको विनोद नजर आया और विनोद भी उसके हाथ में सूटकेस देकर हक्का बक्का रह गया। आज पूजा ने सोच लिया कि अब इनकी पोल खोलने का समय आ गया। शिखा ने अंदर आते ही कहा कि मम्मी आपकी बहू ने देखा क्या किया, मेरे पैर तक नहीं छुए। तभी पूजा ने अंदर आकर कहा कि जो जिस लायक होता है उसके साथ वही किया जाता है। यह सुनकर शिखा चिल्लाकर बोली, अभी तो मैं घर में घुसी तक नहीं। विनोद ने भी पूजा से कहा कि पूजा ये क्या बकवास कर रही हो। तो पूजा ने कहा, दीदी आपको मेरी कटी साड़ी तो याद ही रहेगी और विनोद तुमको मेरे कटे बाल भी याद होंगे। कटे बाल के बारे में सुनते ही शिखा के चेहरे पर हवाएं उठने लगी और उसने तुरंत अपनी माँ का चेहरा देखा। पूजा ने गुस्से में कहा कि अपनी माँ को क्यों देख रही हो, चलो आप सबको मैं ही दिखाती हूँ कि क्या हुआ था। शिखा दीदी यह सही वक्त है क्या होगा आपकी सच्चाई सबके सामने लाने के लिए। आप तो शिखा के होश ही उड़ चुके थे। तब पूजा ने अपने फोन में एक रिकॉर्डिंग ऑन की जिसमें आशा जी अपनी बेटी से बात कर रही थी और शिखा कटे बाल और साड़ी के बारे में कह रही थी। ये सुनकर विनोद के पैरों तले जमीन ही निकलने लगी। अब सारी सच्चाई विनोद के सामने आ चुकी थी और माँ बेटी के चेहरे पर हवाइयां उठ रही थी। दोनों की जुबान पर ताला लग चुका था और अब कुछ कहने को नहीं था। पूजा ने विनोद से गुस्से में कहा, देखा विनोद तुमने कभी मेरी बात का भरोसा नहीं किया, लेकिन मुझे इन पर शक था। शुक्र है उस दिन मैंने ये सब रिकॉर्ड कर लिया, वरना आज भी कोई भरोसा नहीं करता। तब विनोद ने भी कहा कि आप दोनों ने मुझे पूजा के सामने शर्मिंदा कर दिया है। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरी माँ और बहन ऐसी हो सकती हैं। तो दोस्तों आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।